बेटा, क्या हालचाल। होप आप सब लोग ठीक होंगे। एक बार फिर हमके सामने आपके साथ साथ खड़े हैं हम बेटा। रूबरू है आपके साथ एक बार फिर एक जबरदस्त एमसीक्यू सेशन लेके। फिजिक्स का ये एमसीक्यू सेशन है और कोशिश करेंगे बेटा हम एक अच्छे से कुछ कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करने की, साथ साथ में एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से समझने की। अगर ये एमसीक्यूज आते हैं, और चांसेस बहुत है क्योंकि हमने कुछ ऐसे एमसीक्यूज यहाँ पे लिए हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, और आज फिर वही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यू आने के चांसेस है और हमारे पास ऑप्शन क्या है और हमारे पास क्या करना है। सबसे पहला एमसीक्यू अगर मैं बात करूंगा बेटा, सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि आप मुझे बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका एसआई यूनिट क्या है। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है बेटा, दैट इज एम्पियर। आपका जो वोल्ट है बेटा, जो वोल्ट है ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। और अगर मैं ओहम की बात करूंगा ओहम की, तो यूनिट है बेटा वो रेजिस्टेंस का। किसका यूनिट? रेजिस्टेंस का यूनिट। और अगर मैं बात करूंगा बेटा कूलम्ब की, आपका कूलम्ब बेटा चार्ज का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? चार्ज। तो वोल्ट पीडी का, ओहम रेजिस्टेंस का, कूलम्ब आपका किसका बेटा? चार्ज का। और याद रखिएगा जो हमारे पास एम्पियर है वही इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है। चलिए आगे समझते हैं बेटा, आगे समझते हैं। कहते हैं दो रेजिस्टर्स हमारे पास है, 2 ओम 6 ओम, और दोनों को कनेक्ट किया सीरीज के अंदर। हमारे पास सीरीज जब रेजिस्टेंसेस होती है तो दो प्रकार के अरेंजमेंट्स हमारे पास होते हैं रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। एक हमारे पास तरीका होता है बेटा इनको सीरीज में जोड़ने का, एक तरीका होता है हमारे पास बेटा इनको पैरेलल में जोड़ने का। तो याद रखिएगा जब हम बेटा रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है तो उसके साथ क्या होता है समझते हैं बेटा। याद रखिए, अगर मैं बात करूंगा पहले सीरीज वाले केस में, तो सीरीज वाले केस में क्या होता है? सीरीज वाले केस में आपका ये जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, या जिसको हम बोलते हैं फाइनल रेजिस्टेंस आरएफ, ठीक, या आप कुछ भी नाम दे दो, कोई मसला नहीं है, कुछ भी दे दो। तो यहां पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का एडिशन होता है, सम होता है बेटा। लेट इट बी, आपने 2 3 4 5 जितने रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया है तो उन रेजिस्टेंसेस को आपको सम एडिशन करना है। और सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब ये होता है आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले ली, फिर उसको दूसरे रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा, फिर इसको तीसरे रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा। इनमें से एक का एंड एक साइड से जुड़ा होगा बैटरी के साथ, और दूसरा यहाँ भी किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ ये एक एंड और वहां से दूसरा एंड जुड़ा होगा। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीरीज में। अब इस सीरीज में मैंने क्या बोला बेटा, यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बेसिकली ऐड होते हैं। तो मतलब सवाल में पूछा गया आपको 2 ओम और 6 ओम का कितना दिया गया बेटा, कितना दिया गया? रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया। तो बोला गया है बताओ टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो कुल मिला के बात ये है 6 और 2 कितने हो गए बेटा? 6 और 2 और 8 हो गए बेटा, 8 ओम। ऑप्शंस में अगर है नहीं है बेटा तो ऑप्शन एक और ऐड कीजिए बेटा, 8 ओम। ये आपका आंसर बनेगा 8 ओम। अब आगे समझते हैं बेटा, क्या हम यहां पे एक और चीज कर सकते हैं, समझते हैं ना बेटा। पैरेलल में केस में क्या होता है? पैरेलल के केस में आप ऐसे रेजिस्टेंसेस देते हो, मान लो आपने 3 रेजिस्टेंस ले ली, ठीक है। अब तीनों के एंड आप क्या करोगे, एक वाला साइड, जो ये वाला साइड है, इसका ये वाला साइड, इसका ये वाला साइड, इन तीनों साइड्स को बेटा आप क्या करते हो, मिलाते हो एक किसी पॉइंट या एक किसी टर्मिनल के साथ ईएमएफ सोर्स के, और ये दूसरा एंड जो होता है तीनों का, ये आप दूसरे टर्मिनल के साथ मिलाते हो, ठीक है, जोड़ते हो, कनेक्ट करते हो। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेटा सीरीज इन पैरेलल अरेंजमेंट। अब पैरेलल के केस में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी बेसिकली, वो कैसे निकालते हैं हम, वो यहाँ पे ऐसे निकाला जाता है। यहाँ पे हम करते हैं 1/RF यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस, दैट शुड बी इक्वल टू बेटा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ही किया जाता है बेटा अगर आपको
पैरेलल के केस में फाइनल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। चलिए ये था बेटा इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डिस्कशन। अब चलिए अब कहते हैं रेजिस्टेंस जो होती है किस पे डिपेंड करती है। पहले रेजिस्टेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस इज बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस इज बेसिकली हिंड्रेंस। अगर करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है तो इस करंट को क्या करता है बेटा, यहाँ पे हिंडर करता है, हिंड्रेंस आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है। उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। करंट तो फ्लो कर रहा था, इसमें रेजिस्टेंस आ गई, अच्छे से नहीं आगे जाने दे रहा है, सीधे से इसको चलने नहीं दे रहा है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किन दो चीजों पे या कौन कौन से चीजों पे यहां डिपेंड कर रहा है। पहली बात आप याद रखेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहली बात। दूसरी बात, रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी आंसर। आप किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उस पे भी, आपने आयरन इस्तेमाल किया, आपने कॉपर इस्तेमाल किया, वगैरह वगैरह, आपको पता होगा बेटा। कोई ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो इजीली करंट को फ्लो करने देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो इसीलिए हम कॉपर वायर्स को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, अब नेक्स्ट हमारे पास है एक डिवाइस जो प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिक सर्किट को फ्रॉम एक्सेसिव करंट। एक्सेसिव करंट क्या है वो बेटा, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, फ्यूज है, गैल्वेनोमीटर है। वोल्ट मीटर का काम होता है बेटा वोल्टेज को शो करना। क्या शो करना, वोल्टेज को। एमीटर का काम होता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट को शो करना। आपका जो फ्यूज है बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है बेटा काम, ये फ्यूज बेसिकली एक थिन वायर होती है जो मेल्ट होती है, और जब ये मेल्ट होगी तो मेल्ट होने के कारण जो सर्किट होता है बेटा, सर्किट ब्रेक होता है, सर्किट ब्रेक होता है। और जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा बेटा, तो करंट फिर आगे नहीं फ्लो कर पाता है। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आगे नहीं फ्लो कर पाता है। तो इस वजह से ये जो प्रोटेक्शन देता है वो यही फ्यूज देता है बेटा। इवन जो हमारे घर में अप्लायंसेस होते हैं, जितने भी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है, तो फ्यूज का होना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है बेटा। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय। तो आपका हीटिंग इफेक्ट जिसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, वो बेसिकली ये कहता है कि अगर करंट फ्लो किसी भी कंडक्टर के अंदर हो रहा है तो करंट फ्लो होने के साथ साथ क्या होगा, ये जो हमारे पास कंडक्टर है ये हीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुन्ना, हीट हो जाएगा। और अगर हीट हो रहा है तो इसी हीट होने को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, इट इज इक्वल टू बेसिकली इट इज बीन गिवन किसके बराबर, ये जो हीट यहाँ पे रिलीज होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा आर के बराबर और आई के बराबर। ठीक है, टी के बराबर, टाइम कितने टाइम के लिए, तो इन चीजों पे डिपेंड कर रही है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर है। और अगर आप देखना चाहोगे, ये जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन बी, इसमें हमारे पास जो H जो हीट यहाँ पे रिलीज होती है, जो हीट यहाँ पे जनरेट होती है बेटा, हीट जनरेट जो होती है वो होती है बेटा आई स्क्वायर आर टी। और आई स्क्वायर हमारे पास ये भी पता है बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एज पर ओहम। ओहम भैया ने बोला था, ओहम ने बोला था बेटा कि जो आपका पोटेंशियल, जो आपका वोल्टेज है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने जब इसको थोड़ा सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को खत्म किया था, हमने बोला था इसका एक और फॉर्म दैट इज V इक्वल्स टू आई आर बोला था बेटा। तो क्या मैं यहाँ पे I के बदले V बाय आर लिखूं तो कोई मसला, कोई मसाइल होगा? नहीं होगा। तो मतलब आपका H इक्वल टू आएगा बेटा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे बिकॉज इन दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने इस पे भी किया, और यहाँ पे R और T आएगा। तो इसका मतलब आपका आ जाएगा बेटा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, R T, इस R से एक R खत्म, तो आपका एक और फॉर्म बन गया इसका, दैट इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टी। ये एक और फॉर्म बन जाएगी। ठीक है बेटा। आप इसको किस फॉर्म में निकाल सकते हैं, एक और फॉर्म भी बना सकते हैं इसका बेटा, एक और फॉर्म बना सकते हैं। वो ये है बेटा कि V इज आपके पास V जो है बेटा, दैट इज इक्वल टू आई आर।
ठीक है, तो अगर मैं इसको जो आपके पास रिलेशन है I इक्वल्स टू H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, तो यहां पे मैं अगर इसको इसे लिखूंगा आई आर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर आई स्क्वायर है तो एक आई को थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ, आई आर टी लिखूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई आर के बदले वी लिखूंगा और इसके बदले टी। ये एक और फॉर्म बनेगी आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। तो चाहे आप इस फॉर्म में लिखो, ये वाला भी कभी आ सकता है जो भी मैंने दिखाया था वी स्क्वायर आर टी, ये भी आ सकता है और ये आपके पास तो आता ही आता है बच्चा, आता ही आता है। नेक्स्ट सवाल है बेटा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड a current carrying straight conductor is determined by। देखिए इसके लिए अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल आपको फोर्स दिखाता है, राइट हैंड रूल आपका इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए आपका राइट हैंड थंब रूल आपको ये देता है बेटा कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन देता है, राइट हैंड थंब रूल आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है आपके पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे बेटा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ये तो अभी हमने बोला कि हम इंड्यूस्ड करंट राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं, और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ये हम देखते हैं बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड रूल से। और रेजिस्टेंस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इस पे जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, आप सीरीज को बाय सिंपल अलजेब्रिक लॉज ऐड करते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट बेटा है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किसने किया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो न्यूटन ने आपको दे दिया बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ओहम ने दे दिया आपको ओहम्स लॉ, ओहम ने दे दिया ओहम्स लॉ जो अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया। एम्पियर ने भी दिया है बेटा एक एम्पियर लॉ जो करंट के रिगार्डिंग है, ठीक है। और आपका जो फैराडे है बेटा, इसी ने इसने क्या दिया बेटा, इसने दे दिया बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसने दिया, फैराडे ने दिया बच्चा, किसने दिया, फैराडे ने। आइए एक और सवाल करते हैं बेटा, कनकेव मिरर कैन फॉर्म, कनकेव मिरर क्या बनाता है बेटा। मोस्ट केसेस में अगर आप देखेंगे कनकेव मिरर दिखता कैसा है, अगर आपके पास एक स्पून होगा ना घर में जो इनवर्ड फेस है, जिसको हम बेंट इन सरफेस बोलते हैं, इसको हम बेंट इन सरफेस भी बोलते हैं, और बेंट इन सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होती है ऐसे मिरर्स को हम बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है इट इज कॉल्ड बल्जिंग, इसको बल्जिंग सरफेस बोलते हैं या बल्जिंग आउट सरफेस। अगर इस वाले हिस्से से रिफ्लेक्शन होती है बेटा तो उसको कन्वेक्स बोलेंगे। अब कनकेव मिरर जो होता है बेटा यूजुअली इमेज सामने बनाता है, ठीक है, सामने बनाता है, तो मोस्टली अगर आप देखेंगे रियल होती है। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है बेटा जहां पे वो वर्चुअल इमेज बनाता है, जब हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा बेटा बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट सवाल डिस्कस करते हैं बेटा, कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ द लाइट in that medium. If the speed of the light decreases, what will happen? तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है it is equal to बेटा C over V, C और V। ये जो C यहाँ पे है it is speed of light। ये किसकी स्पीड बेटा, ये किसकी स्पीड, ये लाइट की स्पीड है। किसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड। और ये जो V है ये बेसिकली स्पीड है किसी मीडियम के अंदर, किसी मीडियम के अंदर। ये है इन वैक्यूम बेसिकली लाइट की स्पीड, और ये किसी ये हम बोलते हैं किसी मीडियम के अंदर।
ठीक है। अब यूजुअली अगर आप देखेंगे आपका जो वेलोसिटी या हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट है वो आपके न्यूमरेटर के अंदर है और आपका v जो है बेटा वो डिनोमिनेटर के अंदर है। आपको बोला गया अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को कम करेंगे, अगर हम इसको कम करेंगे, इसको कम करेंगे, तो जाहिर सी बात है जब न्यूमरेटर किसी भी फ्रैक्शन के अंदर कम होता है तो आपका आंसर जो नेट आंसर होता है वो भी आपका कम आएगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब आंसर डिक्रीज आएगा। अगर सी डिक्रीज तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो न्यूमरेटर बढ़ने के कारण क्या होगा बेटा, ये इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर हम v कम करेंगे, यहां पे तो ये भी सवाल आता है कि कभी कभी हमने v को ही कम कर दिया, न्यूमरेटर अगर सेम है v को कम कर दिया तो इस केस में भी आपका क्या होगा बेटा, जो n का वैल्यू है वो बड़ा होगा। अगर v को बढ़ा दिया बेटा, अगर v को बढ़ा दिया तो उस केस में n का वैल्यू कम आएगा। ठीक मुन्ना, शाबाश शाबाश बच्चा। अब नेक्स्ट बात करता है बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज डिटरमाइंड। 3 बार ये सवाल आया है। A convex lens is also known as convex lens। हमारे पास दो प्रकार के लेंसेज हैं, इसका वैसे आंसर लिख चुका है। ठीक, तो दो प्रकार के हमारे पास लेंसेज होते हैं। एक होता है बेटा कन्वेक्स लेंस, एक होता है बच्चा आपके पास दूसरा दैट इज कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, तो दोनों लेंसेज हमारे पास है। जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है ना, ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है जब इस पे रेज पड़ती है तो ये लेंस क्या करता है काम बेटा, इनको एक ही जगह पे कन्वर्ज करता है, तो इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और अगर मैं कनकेव लेंस की बात करता हूं, जब इस पे रेज ऑफ लाइट पड़ती है तो ये इनको और दूर करता है, ये इनको और दूर करेगा बेटा, लेट इट बी, ऐसे करेगा दूर दूर, ये इसको डाइवर्ज करता है। तो इसीलिए हम कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं और कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं बेटा, शाबाश, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, इसका दूसरा नाम है दैट इज फॉर साइटेडनेस। इस बंदे को दूर का प्यार मोहब्बत से दिखता है लेकिन नजदीक कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, बेसिकली इस केस में क्या होता है, जो आई बॉल होती है वो शॉर्ट होती है, आई बॉल शॉर्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी इमेज जो बनती है बेटा वो रेटिना के पीछे बन जाती है। इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड रेटिना बनती है, रेटिना के पीछे इमेज बनती है, जिसके कारण इसको क्या होता है बेटा, नजदीक का नहीं दिखता है, दूर का अच्छा दिखता है। तो इसको ठीक कैसे करते हैं हम बेटा, इसको ठीक करते हैं हम बेटा कन्वेक्स लेंस लगा के, कन्वेक्स लेंस लगा के, क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या करता है, पीछे इमेज बनती है, अब वो आगे थोड़ा बनेगी। ठीक है, कन्वेक्स लेंस लगाने से। अब मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं बेटा, मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, दोनों आंखों की प्रॉब्लम्स है बेटा, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में क्या होता है, एक बंदे को नजदीक की चीजें अच्छी दिखती है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती है। इस केस में जो बॉल होती है वो उल्टी उसका लॉन्ग हो जाती है, इमेज रेटिना के पहले बन जाती है, सामने बन जाती है, यानी कि हम बोलेंगे इन फ्रंट में बनती है। तो दैट इज वाई कि बंदे को फिर नजदीक का ठीक ठाक दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो ऐसे केस में हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं बेटा, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे बेटा। जितने भी हमने कंसेप्ट आज डिस्कस किए हैं, जितना भी हमने कोशिश की बेटा चीज़ों को पढ़ने की, वो बहुत अच्छे से कोशिश की हमने, जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश करते हैं आपको एमसीक्यू सेशंस लाने की, थ्योरी क्लासेस देने की। तो हमारी ये जो कोशिश है जारी रहेगी। हमारा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमको सपोर्ट कीजिएगा बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एक नया सेशन हम जल्दी लेके आएंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।